जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग दृष्टि आईएएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। और इस टेस्ट में दोस्तों बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, जिनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। तो अगर आप 17th बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो दोस्तों, तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वर्ष 2024-25 के बिहार राज्य के बजट के अनुसार बिहार सरकार का अनुमानित कुल व्यय कितना है। तो याद रखना है, बिहार सरकार का अनुमानित कुल व्यय 2024-25 में कितना है। तो यह है 2,78,725.72 करोड़ रुपए। इसमें बात करें कि राजस्व व्यय कितना है और पूंजीगत व्यय कितना है। तो राजस्व व्यय जो है दोस्तों वह कितना है। तो यह है 2,25,000, कितना है 2,25,676.99 लाख करोड़ रुपए है। और पूंजीगत व्यय कितना है। तो यह है 53,048.72 करोड़ रुपए है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय कितना है 2,25,676.99 करोड़ रुपए है। और पूंजीगत व्यय कितना है। तो 53,048.72 करोड़ रुपए है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा है 2.98%। और ये आपको याद भी रखना है कि यह कितना है। यह है 29,095.42 29,095.42 करोड़ रुपए है राजकोषीय घाटा, जो कि जीएसडीपी का कितना है। तो यह है 2.98%। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में 7 निश्चय 2.0 के अंतर्गत सुशासन योजनाओं पर निम्नलिखित में से कितनी धनराशि के व्यय का अनुमान लगाया है, यानी कितना खर्च किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा 7 निश्चय 2.0 पर। तो याद रखना है कितना खर्च किया जाएगा। तो 5,040 करोड़ रुपए जो है दोस्तों 7 निश्चय 2.0 पर खर्च किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। इस बार बजट में यह कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ विभाग है और दूसरी तरफ है बजट 2024-25 में आवंटित राशि। तो शिक्षा विभाग को कितना दिया गया है इस बार के बजट में। तो याद रखना है 22,200.35 करोड़ रुपए जो है दोस्तों शिक्षा विभाग को अलॉट किया गया है। ग्रामीण विकास की अगर हम बात करें तो ग्रामीण विकास के लिए कितना दिया गया है। तो यह दिया गया 13,840.56 करोड़ जो रुपए दोस्तों वो ग्रामीण विकास के लिए अलॉट किया गया। सामाजिक कल्याण के लिए कितना किया गया। तो सामाजिक कल्याण के लिए अलॉट किया गया 8,191.79 करोड़ रुपए। और स्वास्थ्य के लिए कितना दिया गया। तो यह दिया गया 7,117.56 करोड़ रुपए दिया गया है। तो ए का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए का राइट आंसर हो जाएगा 4, बी का राइट आंसर हो जाएगा 3, सी का राइट आंसर हो जाएगा 1 और डी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4312। तो 4312 किसमें है। तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट कि बजट 2024-25 के अनुसार अनुमानित राजस्व अधिशेष निम्नलिखित में से कितना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुमानित जो राजस्व अधिशेष है दोस्तों वह है जीएसडीपी का। जीएसडीपी का कितना है। तो यह 0.1% है और यह कितना है एग्जैक्ट। तो याद रखना है 1,121 करोड़ रुपए है दोस्तों राजस्व अधिशेष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें बिहार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में शामिल है। तो याद रखना है बिहार राज्य के स्वयं के कर राजस्व में कौन शामिल है। तो वाणिज्यिक कर शामिल है, भू राजस्व शामिल है, परिवहन शामिल है, स्टाम्प एवं पंजीकरण, ये सभी शामिल है दोस्तों राज्य के स्वयं के कर राजस्व में। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसमें याद रखना है सबसे ज्यादा किसका है। तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कितना है। तो ये फर्स्ट नंबर पे वाणिज्यिक कर से का स्थान जो है दोस्तों फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद स्टाम्प शुल्क का जो है दोस्तों वो सबसे ज्यादा है, ये सेकंड नंबर पर है। और परिवहन की बात करें तो परिवहन जो है दोस्तों परिवहन है ये फोर्थ नंबर पे। और थर्ड नंबर पर क्या है। तो भू राजस्व है दोस्तों। ठीक है, तो राज्य का स्वयं का कर राजस्व जो है वह कितना है। तो ये याद रखना है स्वयं का जो कर राजस्व है इस बार वह कितना है 2024-25 में। तो यह है
5300 करोड़ रुपए, 54,300 करोड़ रुपए है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो है दोस्तों वाणिज्यिक कर है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है, स्टाम्प एवं पंजीकरण है। तीसरे नंबर पर भू राजस्व और लास्ट में कौन है दोस्तों, परिवहन। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार जो है दोस्तों बिहार राज्य की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो यह है 59,637 रुपए। 59,637 रुपए अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ठीक है। और वास्तविक मूल्य की अगर हम बात करें कि वास्तविक मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये भी पॉइंट याद रखना है, यह कितना है, तो यह है 35,119 रुपए, 35,119 रुपए है। और प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा जिला टॉप पर है, तो पटना टॉप पे है। दूसरे स्थान पर बेगूसराय है और तीसरे नंबर पर कौन सा है, तो मुंगेर है। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है और वर्ष 2021-22 में रोजगार में हिस्सेदारी। तो प्राथमिक क्षेत्र का रोजगार में हिस्सेदारी कितना रहा था 2021-22 में, तो यह रहा था दोस्तों 47.8% रहा था। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो यह कितना रहा था, तो यह रहा था 25.9%। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो यह कितना था, 26.3% रहा था दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 231, 231 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा कितना है, तो यह है 20.7%। यह भी कितना है, यह भी है 20.7%। और तृतीय क्षेत्र का कितना है सकल मूल्य वर्धन में हिस्सा, तो यह है 58.6%। तो यह भी पॉइंट याद रखना है। फिलहाल हम इसका आंसर क्या है, 231 है। तो 231 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2022-23 में राज्य वस्तु और सेवा कर यानी SGST कितना एकत्र किया गया, यह कितना एकत्र किया गया, आपसे यह सवाल पूछा गया है। तो राज्य वस्तु और सेवा कर एकत्र किया गया है 23,243 करोड़। कितना एकत्र किया गया है, 23,243 करोड़ जो है दोस्तों SGST कलेक्ट किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है सेवाएं और उस पर कितना खर्च किया गया है, ये आपको मैच कराना है। तो आर्थिक सेवाओं पर कितना बिहार सरकार के द्वारा खर्च किया गया है, तो आर्थिक सेवाओं पर खर्च किया गया है दोस्तों, यह किया गया 39,598 करोड़ रुपए। सामाजिक सेवाओं पर कितना खर्च किया गया है, तो सामाजिक सेवाओं पर खर्च किया गया है दोस्तों 88,348 करोड़ रुपए। और सामान्य सेवाओं पर कितना खर्च किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, तो यह खर्च किया गया है दोस्तों 56,029 करोड़ रुपए। तो आर्थिक सेवाओं पर 39,598, सामाजिक सेवाओं पर 88,348 और सामान्य सेवाओं पर कितना खर्च किया गया है, तो 56,029 करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1 हो जाएगा और सी का क्या हो जाएगा दोस्तों 2। राइट आंसर हो जाएगा 312 किसमें है, तो यह है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है दोस्तों कि कृषि और संबंध क्षेत्रों का वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन में औसतन लगभग 20% का योगदान रहा। बिल्कुल सही है, अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितना इसका योगदान था, 20% था, लगभग 20.7% हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 50% से भी कम है, ये बोला जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों बिहार में शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो यह है 54.2% है। कितना है, 54.2% है। तो यह क्या है 50% से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 50% से भी कम है। तो यह क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कि चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि हेतु बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। आज ही मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में इस चीज को डिस्कस किया था कि चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन के लिए जो है दोस्तों बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। कथन ए जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। कारण इसका क्या दिया गया कि विभिन्न कृषि संबंधी रोड मैप में रेखांकित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ने फसल उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चौथा कृषि रोड मैप स्टार्ट हो चुका है, इसका कार्यकाल है 2023 से 28 तक ये चलेगा। तो इसी
इसी सब के कारण जो है दोस्तों बिहार को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है। तो कथन भी सही है और कारण इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 7 निश्चय 2.0 योजना का एक घटक है। तो यह बिल्कुल सही है कि 7 निश्चय 2.0 योजना का क्या है दोस्तों, यह एक घटक है। हर खेत सिंचाई तक पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, तो सुलभ संपर्कता, ये सब जो है दोस्तों 7 निश्चय 2.0 के क्या है, लक्ष्य है। याद रखेंगे 7 लक्ष्य हैं, तो जिसमें से एक लक्ष्य है हर खेत सिंचाई तक पानी। दूसरा है कि इसका उद्देश्य असिंचित गांव को सिंचाई सुविधा प्रदान करना, जिसके तहत वर्ष 2023-24 हेतु 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों कि असिंचित गांवों को सिंचाई सुविधा प्रदान करना है, जिसके तहत 2022-23 में 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है हर खेत सिंचाई के पानी के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार का कुल ईंख उत्पादन कितना था। तो मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में भी आपको पढ़ाया कि बिहार का कुल ईंख उत्पादन कितना था दोस्तों, तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 214.7 लाख टन था बिहार का कुल ईंख उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ईख उत्पादन में कौन सा जिला नंबर 1 पे है, तो पहले नंबर पे है दोस्तों पश्चिमी चंपारण, दूसरे पे है पूर्वी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान और समस्तीपुर जिले राज्य में ईख उत्पादन में क्या है दोस्तों, मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में मत्स्य उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल मत्स्य उत्पादन 5 लाख टन से कम था, ये बोला जा रहा है। तो याद रखना है कि 2022-23 में जो है मत्स्य उत्पादन कितना रहा था, तो यह था 8.4 लाख टन था। कितना था, 8.46 लाख टन था मत्स्य उत्पादन। तो यहाँ पर बोल रहा है 5 लाख से कम था, तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया। बिहार सरकार ने मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना शुरू किया है, यह बोला जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि बिहार सरकार ने मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना शुरू की है। और इस पे सरकार कितना खर्च करेगी, बजट में कितना प्रावधान किया 2023-24 में कितना इससे दिया गया था, तो 292.3 लाख सॉरी 292.38 लाख रुपए इसके लिए आवंटित किया गया था जलाशय मत्स्यिकी विकास योजना के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र में कुल ऊर्जा उपभोग था। इंपॉर्टेंट है कि 2022-23 में कृषि क्षेत्र में कुल ऊर्जा उपभोग कितना था, यह पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा, यह था 3780.94 MU। कितना था, तो 3780.94 MU था दोस्तों। नेक्स्ट है कि जैविक कॉरिडोर योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे गंगा नदी के तट के समानांतर जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि इस योजना के तहत क्या होगा कि गंगा नदी के तट के समानांतर जैविक खेती को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। जैसे पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार और नालंदा में जैविक कॉरिडोर जो है दोस्तों बनाया जाएगा, याद रखना है। ठीक है, और जैविक कॉरिडोर के लिए कितने जिलों का चयन किया गया है, तो 13 जिलों को चयन किया गया है दोस्तों जैविक कॉरिडोर के लिए। ठीक है, तो कथन एक तो बिल्कुल सही है। और इस योजना के तहत 2022-23 में लगभग 40 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो 2022-23 में इस योजना के लिए कितना खर्च किया गया है दोस्तों, तो यह किया गया है लगभग 40 करोड़ रुपए। एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो यह कितना है, तो 39.66 जो करोड़ रुपए है दोस्तों, वह जैविक कॉरिडोर योजना के तहत खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो कथन 2 भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हुआ है, किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश हुआ है, यह पूछा गया। तो खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों निवेश किया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सकल स्थिर पूंजी निर्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है।
तो राज्य में वर्तमान मूल्य पर जो है दोस्तों सकल स्थिर पूंजी निर्माण वर्ष 2018-19 के 16,429 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में यह कितना पहुंच गया है, तो 35,343 करोड़ रुपए हो गया। यह बिल्कुल सही है। वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में जीएफसीएफ वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक लगभग 3 गुना हो गया है। तो यह भी जो है दोस्तों बिल्कुल इसमें सही दिया गया है। 2019-20 में यह कितना था, तो 2019-20 में था दोस्तों 1.6% था, और 2022-23 में कितना हो गया, तो 4.7% हो गया। तो लगभग कितना बढ़ा है दोस्तों, तो 3 गुना बढ़ा है। तो बिल्कुल ये सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में प्रति 1,000 व्यक्तियों पर प्रति वर्ष पेट्रोल की खपत सबसे कम है? सबसे कम कौन सा है, यह आपसे पूछा गया कि सबसे कम पेट्रोल का खपत कहां पर है। राइट आंसर हो जाएगा बांका। बांका जिला में पेट्रोल की जो खपत है दोस्तों वह सबसे कम है। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है लखीसराय। कौन सा है, तो उसके बाद याद रखना है लखीसराय। और उसके बाद कौन सा है, सबसे कम पेट्रोल का खपत कहाँ पर है, तो शिवहर में है। ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो याद रखना सबसे ज्यादा कहाँ पर है, पटना में है। उसके बाद कहाँ पर है दोस्तों, उसके बाद है मुजफ्फरपुर। कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में। और उसके बाद कौन सा है, तो पूर्णिया है। कहाँ पर है, पूर्णिया में है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सबसे ज्यादा पेट्रोल का खपत पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद कहाँ पर है दोस्तों, पूर्णिया में। और सबसे कम है बांका में, उसके बाद लखीसराय, और उसके बाद शिवहर में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की वित्तीय स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2022-23 में प्राथमिक घाटा कितना है, 29,640 करोड़ रुपए था। ये कहा जा रहा है कि वर्ष 2023-24 के 22-23 में प्राथमिक जो घाटा था दोस्तों वह कितना था प्राथमिक जो घाटा है वह कितना था, तो 29,640 करोड़ रुपए था। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राज्य का सकल राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 के राजस्व घाटे से लगभग 4 गुना अधिक था। तो यह भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि राज्य का जो सकल राजकोषीय घाटा है वर्ष 2022-23 के राजस्व घाटे से लगभग 4 गुना अधिक था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा 15,184 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान किया गया था। तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि 2022-23 में राज्य सरकार के द्वारा 15,184 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें फसल सघनता सबसे अधिक है, तो फसल सघनता आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक किसमें, तो यह किस जिले में है, तो यह है जहानाबाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद किसका स्थान आता है, तो सेकंड नंबर पर है दोस्तों शिवहर। और उसके बाद कौन सा आता है थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पर आता है दोस्तों कौन, सुपौल आता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि फसलों के उत्पादकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है फसलों की उत्पादकता के बारे में। तो राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं कि मधुबनी जिले में चावल की सबसे कम उत्पादकता दर्ज की गई है। बिल्कुल सही है कि मधुबनी जिले में जो है दोस्तों चावल की सबसे कम उत्पादकता दर्ज की गई है। ठीक है। बेगूसराय जिले में गेहूं की सबसे अधिक उत्पादकता दर्ज की गई, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बेगूसराय जिले में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता जो है दोस्तों नहीं दर्ज किया गया है। ठीक है। बल्कि कहां पर किया गया है, तो गेहूं बिहार की मुख्य रबी फसल है जिसका राज्य की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान है। वर्ष 2022-23 में खगड़िया में इसकी सर्वाधिक जो है दोस्तों उत्पादकता दर्ज की गई है। ठीक है। और जमुई में इसकी कम उत्पादकता, तो बेगूसराय इसका राइट आंसर नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा, खगड़िया हो जाएगा। ठीक है। पूर्णिया जिले में मक्का की सबसे अधिक उत्पादकता दर्ज की गई है। तो मक्का की जो सर्वाधिक उत्पादकता है दोस्तों कहां पर दर्ज किया गया है, तो मक्का का जो उत्पादकता है दोस्तों ये दर्ज किया गया है पूर्णिया नहीं बल्कि कटिहार। कहाँ पर किया गया है, कटिहार में। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और पश्चिम चंपारण जिले का राज्य के कुल ईख उत्पादन में लगभग 2/3 का योगदान रहा है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 4 ही सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 के अनुसार बिहार का सबसे अधिक केला उत्पादक जिला, तो केला उत्पादक जिला कौन सा है सर्वाधिक, इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा सी। यह कौन सा है, तो यह है मधुबनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे।
मधुबनी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर वैशाली है और तीसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट है बिहार में बागवानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के कुल अमरूद उत्पादन में नालंदा, मुजफ्फरपुर और रोहतास का 50% से अधिक योगदान है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है इसमें। राज्य के कुल आम उत्पादन में दरभंगा, पूर्वी चंपारण और वैशाली की 1/4 हिस्सेदारी है, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य के शीर्ष 3 लीची उत्पादक जिले कौन कौन से हैं, तो मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है और कौन सा है, वैशाली। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का सबसे अधिक आलू उत्पादक जिला कौन सा है, यह पटना है, यह कहा जा रहा है। बिल्कुल सही है कि राज्य का सबसे अधिक आलू उत्पादक जिला कौन सा है, पटना है। राज्य का शीर्ष प्याज उत्पादक जिला वैशाली है, तो शीर्ष प्याज उत्पादक जो जिला है दोस्तों वह वैशाली नहीं है बल्कि कौन सा है, तो यह है नालंदा। कौन सा है, नालंदा शीर्ष प्याज उत्पादक जिला। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य का शीर्ष फूलगोभी उत्पादक जिला नालंदा है, तो फूलगोभी उत्पादक जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है, तो यह है दोस्तों वैशाली। यह कौन सा है, तो यह है वैशाली, यानी पलटकर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है, यह भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बिहार में मखाना उत्पादन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान 90% है, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल सही है कि देश के मखाना उत्पादन में बिहार का हिस्सा 90% है। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में इसके विस्तार के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना विकास योजना शुरू किया है, यह कहा जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों ऐसा कोई भी योजना जो है दोस्तों बिहार सरकार के द्वारा नहीं चलाया गया। राज्य सरकार ने मखाना विकास योजना का आरंभ जो है सॉरी मैंने बोला कि नहीं, कार्यक्रम चलाया जा रहा है लेकिन सभी जिलों में नहीं चलाया जा रहा है, बल्कि 11 जिलों में इसके विस्तार के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मखाना विकास योजना को शुरू किया गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, सभी जिलों नहीं बल्कि 11 जिलों में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल दुग्ध उत्पादन था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो कुल दुग्ध उत्पादन कितना था बिहार में, तो यह था 125.03 लाख टन था दुग्ध उत्पादन, यानी दूध का उत्पादन कितना हुआ था 2022-23 में, तो यह हुआ रहा था दोस्तों 125.03 लाख टन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट बिहार में उर्वरक की खपत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में उर्वरक की खपत वर्ष 2020-21 के 201 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 207 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया, यह कहा जा रहा है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। खरीफ मौसम के दौरान रबी मौसम की तुलना में उर्वरकों की खपत अधिक होती है, यह बोला जा रहा है कि खरीफ मौसम के दौरान क्या होता है, रबी मौसम की तुलना में उर्वरक की खपत जो होती है दोस्तों वह क्या होती है, अधिक होती है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत यहाँ पर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल इसका सही होगा। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला राज्य का शीर्ष मछली उत्पादक जिला, तो शीर्ष मछली उत्पादक जिला कौन सा है, तो यह है दोस्तों मधुबनी। कौन सा है, मधुबनी है। उसके बाद कौन सा है, तो दरभंगा है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में सिंचाई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वर्ष 2021-22 में सकल सिंचित क्षेत्र लगभग 56 लाख हेक्टेयर था, ये बोला जा रहा है कि सकल जो सिंचित क्षेत्र था वह कितना लाख हेक्टेयर था, वह 56 लाख हेक्टेयर था लगभग। तो यह बिल्कुल सही है, 56 लाख हेक्टेयर था। राज्य में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहर है, तो राज्य में सिंचाई का जो प्रमुख स्रोत है दोस्तों वह नहर नहीं है। ठीक है, तो सिंचाई के विभिन्न स्रोत है, जैसे ट्यूबवेल प्राथमिक स्रोत है, जो कुल सिंचित क्षेत्र का ट्यूबवेल से कितना किया जाता है, तो लगभग जो है दोस्तों 63% ट्यूबवेल से सिंचाई किया जाता है, ना कि नहरों से। तो यह तो स्टेटमेंट गलत हो गया। आप दो दो जहाँ पर रहेगा वो कट जाएगा, दो यहाँ पर है दो यहाँ पर है, कैंसिल हो गया, या तो सी होगा या तो डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि नहर सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र में पश्चिमी चंपारण जिले की हिस्सेदारी जो है दोस्तों सर्वाधिक है नहर सिंचाई के तहत, ये बोला जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, इसकी हिस्सेदारी सबसे अधिक नहीं है। तो यह स्टेटमेंट गलत हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये सही होगा। ट्यूबवेल सिंचाई के तहत शामिल क्षेत्र में समस्तीपुर जिले की हिस्सेदारी सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 1 और 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। दृष्टि ऐप, इंद्रव्रज ऐप, आंगन ऐप और मेधा सॉफ्ट ऐप। ठीक है, ये आपको मैच कराना है कि दृष्टि ऐप किससे संबंधित है। तो दृष्टि ऐप जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है,
तो वास्तविक समय में चल रहे कार्यों योजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए, ठीक है, तो चल रहे कार्यों योजनाओं की प्रगति की रियल टाइम निगरानी के लिए दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। इंद्रव्रज जो ऐप है वह किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो बिजली संबंधी संकट को अलर्ट करने के लिए, यानी उपयोगकर्ताओं को लाइटनिंग अलर्ट प्रदान करने के लिए दृष्टि ऐप को लॉन्च किया गया है। आंगन ऐप की बात करें तो यह किसे आंगन से आंगनबाड़ी याद रखना, आंगनबाड़ी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान उपयोगी है। और मेधा सॉफ्ट ऐप जो है दोस्तों विद्यार्थियों की जानकारी का प्रबंधन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है, और बी का हो जाएगा क्या 4 हो जाएगा, सी का हो जाएगा दोस्तों 2 और डी का हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3421। 3421 किस में, तो यह है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बीएडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसका गठन औद्योगिकरण को बढ़ावा देने तथा राज्य की औद्योगिक नीति के बारे में जागरूकता का प्रसार करने सहित किया गया था, बिल्कुल सही है ये। तो इसने 100 औद्योगिक क्षेत्र सहित 10 से अधिक क्लस्टर बनाए हैं, यह बोला गया है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों 9 क्लस्टर के अंतर्गत 75 औद्योगिक क्षेत्र हैं, न कि 10, तो ये होगा 9। तो ये स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पूरा डिटेल जो है दोस्तों वो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कर्पूरी ठाकुर ने किस राजनीतिक दल के तहत पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। राइट आंसर की बात करें तो यह था भारतीय क्रांति दल, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत बिहार राज्य सरकार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, तो कितना सहायता प्रदान करेगा बिहार सरकार के द्वारा, तो याद रखना यह है 2 लाख रुपए। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित महानगरीय जिलों में से किसे विश्व में सबसे प्रदूषित माना गया, काफी इंपॉर्टेंट है VVI, इसको कर लीजिए सवाल को, ये समझिए कि छपने वाला है ये पेपर में सवाल। राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका बेगूसराय, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 26 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, तो यह अपना प्यारा राज्य कौन सा है, यह है बिहार। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार में डिज्नी प्रमाणित पहली विनिर्माण इकाई हाई स्पिरिट लिमिटेड कहाँ अवस्थित है, यह पूछा गया है सवाल। राइट आंसर हो जाएगा यह अवस्थित है मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया संयुक्त अरब अमीरात में किसको, तो यह सम्मान मिला है दोस्तों, किसे मिला है, तो यह मिला है दोस्तों सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पटना घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है, तो पटना घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है, यह सवाल पूछा गया। तो पटना घोषणा पत्र का उद्देश्य कि पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने के साथ अवैध शिकार को रोकना, यह है पटना घोषणा पत्र। क्या है, पटना घोषणा पत्र है पक्षी संरक्षण पहल को मजबूत करने के साथ अवैध शिकार को रोकना। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है, तो यह किया गया है दोस्तों पटना में। कहां पर किया गया है, तो पटना में किया गया। यह भी एकदम जो है दोस्तों परीक्षा में छपने वाला सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार कितने चरणों में मतदान हुआ, तो यानी कितने चरणों में यहाँ पर मतदान किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 7 चरणों में यहाँ पर मतदान किया गया था दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कितने चरणों में मतदान हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार राज्य में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों की तरह सभी 7 चरणों में यहाँ पर मतदान हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीरो लैब का प्राथमिक उद्देश्य है, तो जीरो लैब का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है, तो यह है महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए विचार समर्थन और व्यवसाय योजना विकास प्रदान करना, यह है जीरो लैब। क्या, महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए विचार समर्थन और व्यवसाय योजना विकास प्रदान करना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या था, इंपॉर्टेंट है VVI सवाल है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम था विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियां, यह था राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम। हाल ही में नीति आयोग ने ग्रो नाम से एक रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है, यह पोर्टल किससे संबंधित है, तो यह पोर्टल जो संबंधित है दोस्तों वह किससे संबंधित है, तो कृषि वानिकी से संबंधित है ग्रो नामक पोर्टल, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट निम्नलिखित हाल ही में आयोजित 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की,
तो किस देश ने किया है दोस्तों 7वें हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संस्करण याद रखना है कौन सा है, तो 7वां है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एस्फेरोथेका वर्षाभु नामक मेढक की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इस प्रजाति की खोज की गई है दोस्तों बेंगलुरु में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सोशल मीडिया के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? इंपॉर्टेंट है। तो यह शुरू किया गया है दोस्तों किसके द्वारा? कर्नाटक राज्य के द्वारा डिजिटल डिटॉक्स। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भ्रष्टाचार जो बोध सूचकांक के द्वारा वह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में तेंदुओं की स्थिति 2022 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान है, यह कहा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में तेंदुओं की सबसे बड़ी आबादी है और उसके बाद किसका स्थान है? महाराष्ट्र और कर्नाटक का। वर्ष 2018 से भारत में तेंदुओं की आबादी 1% कम हुई है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो याद रखना है कि 2018 में तेंदुओं की जो आबादी थी वो 12,852 था और 2022 में यह 13,874 तक बढ़ गया, यानी 13,874 तक 8% बढ़कर यह हो गया था, यानी घटा नहीं है था दोस्तों, बल्कि 8% यह बढ़ा था। ठीक है, 18 से 2022 तक। तो ये स्टेटमेंट गलत दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, ग्रीन वॉशिंग जिससे कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, किससे संबंधित है ग्रीन वॉशिंग? यह पूछा गया। तो यह संबंधित है दोस्तों एक भ्रामक प्रथा जिसमें कंपनियां या सरकारें जलवायु परिवर्तन को कम करने के अपने प्रयासों और प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताती है, जिससे अक्सर भ्रामक जानकारी मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। पारुवेत उत्सवम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो पारुवेत उत्सवम जो है दोस्तों भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस देश के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि यानी BIT पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर की बात करें तो जापान के साथ किया गया। भारत सरकार ने किया है भारत सरकार ने किया है जापान के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या? 53 का, सॉरी 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 53 का राइट आंसर जो हो जाएगा, यह किया गया है संधि किसके साथ? द्विपक्षीय निवेश संधि तो संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पुरुष एकल का विजेता कौन था? तो पुरुष एकल का विजेता था दोस्तों, अगर हम बात करें पुरुष एकल का विजेता था कौन? पुरुष एकल विजेता की अगर हम बात करें तो जैनिक सिनर जो था दोस्तों वह पुरुष एकल का विजेता था। तो सही सुमेलित आपसे पूछा, अच्छा ठीक है। तो डेनियल मेदवेदेव जो थे वो रनर अप रहे थे, तो ये तो गलत हो गया। कौन थे? तो याद रखना, जैनिक 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 सिनर थे पुरुष एकल के विजेता। महिला एकल विजेता कौन थी? तो महिला एकल विजेता अरीना सबलेंका थी, बिल्कुल सही है। और ये किस देश की रहने वाली है? तो बेलारूस की, ये भी याद रखना। पुरुष युगल विजेता, तो पुरुष युगल विजेता जो थे वो रोहन बोपन्ना भारत से हैं और मैथ्यू एबेडन, ये भी बिल्कुल सही है। और महिला युगल विजेता की अगर हम बात करें तो जेलेना ओस्टोपेंका और ल्यूडमिना टिकोनोव, ये जो थी दोस्तों रनर अप थी, न कि विजेता थे। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, केवल 2 और 3 ही से राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गुलजार के साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार का 58वां संस्करण जीता? इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा जगत गुरु रामभद्राचार्य ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इन दोनों को साथ में। नेक्स्ट है, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 42वां स्थान हासिल किया है दोस्तों। और इसमें टॉप पर कौन है? तो याद रखना USA टॉप पर है। हाल ही में दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग के 9वें संस्करण में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया? अच्छा सवाल है। तो ग्रीस के जो प्रधानमंत्री उनको मुख्य अतिथि के
तौर पर यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों, आमंत्रित किया गया। भारत के दिव्यांश सिंह पवार ने काहिरा में आयोजित ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता स्वर्ण पदक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विश्व दलहन दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 10 फरवरी को मनाया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है, तो बिल्कुल सही है कि यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। और विश्व दलहन दिवस 2024 का विषय था दालें स्वास्थ्यवर्धक विकल्प हैं, यह पूछा गया है। तो याद रखना है, दालें जो है पौष्टिक, मिट्टी और लोग, यह है विश्व दलहन दिवस का थीम, न कि दालें स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ओलेग कोनोनेंको जिसने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया का संबंध किस देश है? तो रूस देश है। और ये समझ लीजिए कि बीपीएससी में ये क्वेश्चन छपने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस एक बार सवाल पूछा जा चुका है इसी से रिलेटेड बीपीएससी में कि अंतरिक्ष में सबसे सर्वाधिक समय तक बिताने का विश्व रिकॉर्ड किसका है। ठीक है, तो उस समय कोई और आंसर था, अब बदल गया है। ओलेग कोनोनेंको जो है, इनके नाम यह अब हो गया है, जो कि किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ताओं ने विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्मोसैट विकसित किया? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो राइट आंसर हो जाएगा जापान। पहला सैटेलाइट जो है जापान ने बनाया है, किस चीज का? लकड़ी का बनाया है सैटेलाइट, सोच लीजिए। तो यह कमाल करके दिखाया जापान ने, तो यह इंपॉर्टेंट सवाल है साइंस एंड टेक का। इसका नाम भी याद रखना है, लिग्नोसैट। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको विचार करके बताना कि कौन सा स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें से सही दिया गया है। तो भारत 193 देशों में से 112वें स्थान पर है, जो पिछली रिपोर्ट से बेहतर है, यह बोला जा रहा है। ठीक है, तो भारत 193 देशों में इसका स्थान 112वां नहीं है, बल्कि कितना है दोस्तों? तो यह 108 भारत का रैंक है। ठीक है, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विमेन द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, यह बोला जा रहा है। तो यह जो है दोस्तों तो यह जो रिपोर्ट है दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है? लैंगिक असमानता सूचकांक जो है यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है यूएनडीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट 2024-23 में वर्ष के लिए लैंगिक, यानी यह जारी करता है यूएनडीपी के। कौन करता है? यूएनडीपी। ठीक है, यह भी स्टेटमेंट गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन किंग चार्ल्स द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बन गया? पहली बात की यह बहुत ही वीवीआई सवाल है, पहला भारतीय बना। चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त करने वाला पहला भारतीय बन गया। तो यह भारतीय कौन है? तो इनका नाम याद रखना है, ये है सुनील भारती मित्तल। कौन है? सुनील भारती मित्तल हैं, जिन्होंने चार्ल्स तृतीय से नाइटहुड प्राप्त किया है। तो चार्ल्स तृतीय के द्वारा इन्हें नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता डेनियल कॉफमैन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें जो है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं? तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी बनी है। बिहार आर्थिक समीक्षा यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना था? तो याद रखना है, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत था 329 यूनिट। ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, समझ लीजिए पेपर में छपने वाला ये सवाल है। कितना यूनिट था? तो 329 यूनिट था प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिहार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2022-23 में ऊर्जा खपत के मामले में बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे समृद्ध है? तो इसका आंसर आप आसानी से लगा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पटना जिला टॉप पर है। उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद याद रखना सेकंड नंबर पर है गया। कौन सा है? गया है। और थर्ड नंबर पर कौन सा है? तो थर्ड नंबर पर है दोस्तों मुजफ्फरपुर। ठीक है, बिहार में ऊर्जा के स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2021-22 के अनुसार लगभग 25% विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से और शेष थर्मल स्रोतों से प्राप्त हुई हैं, यह बोला गया है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया। 2021-22 के दौरान 31% बिजली नवीकरणीय ऊर्जा से, कितना? 31%। 31% जो बिजली है दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से और शेष थर्मल स्रोतों से प्राप्त हुआ है। संभावना है कि राज्य वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 35% विद्युत उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेगा। तो तो यह
2030 तक नहीं है दोस्तों, यह कब तक है तो 2025-26 का यह लक्ष्य है। 2025-26 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 35% बिजली उत्पादन प्राप्त करने की संभावना है, ना कि 2030 तक। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया? ठीक है, तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया था 1958 में। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो विचार करना आपको कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो ये इस योजना के तहत लाभार्थी को कृषि प्रयोजनों के लिए 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेंगी, यह बोला गया है। ठीक है, तो 50 पैसे नहीं बल्कि 70 पैसे, कितना 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलेंगी किसानों को, यह स्टेटमेंट गलत है। इस योजना के तहत नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करते समय शुल्क देना होगा, यह बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें शुल्क आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और बिहार के किसानों को सिंचाई के लिए जल के साथ बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2022 में यह योजना शुरू किया गया था। तो वर्ष 2022 में नहीं बल्कि इसे शुरू किया गया था 2020 में। तो यह भी स्टेटमेंट इसमें गलत है। राइट आंसर केवल क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार में विद्युत उपभोक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में घरेलू क्षेत्र विद्युत का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ठीक है, तो यानी घरेलू जो क्षेत्र विद्युत का सबसे बड़ा उपभोक्ता यह कहा जा रहा है। ठीक है, तो यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। हाल के वर्षों में इसमें उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी घट रही है तथा औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की हिस्सेदारी बढ़ रही है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है कि वर्ष 2016-17 के बाद से विद्युत वितरण की समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में काफी कमी आई है, यह बोला जा रहा है। ठीक है, तो यह बिल्कुल सही है, कथन सही है। कारण इसका दिया गया कि सरकार ने वितरण बुनियादी ढांचे को मजबूत और उन्नत किया, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कथन और कारण सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में एक नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई है? तो कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है कहाँ पर? तो यह किया गया है बांका में। कहाँ पर किया गया है? बांका में एक नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजना को प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है। और कितना मेगावाट की अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना स्थापित किया जाएगा? तो याद रखना 4000, कितना 4000 मेगावाट, 4000 मेगावाट अल्ट्रा मेगावाट की विद्युत परियोजना प्रस्तावित है यहाँ पर बांका में। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल और वीवीआई भी रहेगा। मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सौर अधिष्ठापन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और सही कथन का चयन आपको करना है कि कौन सा कथन सही है। तो इस योजना के तहत गैर सरकारी आवासीय भवनों में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, बिल्कुल यह सही है। इसमें परियोजना लागत का केवल 10% ही आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा, यह बोला जा रहा है। तो याद रखना है आवेदक के द्वारा 10% नहीं बल्कि 45% ही आवेदक के द्वारा क्या किया जाएगा? वहन किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जीविका योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जीविका योजना इंपॉर्टेंट कर लीजिए, वीवीआई कर लीजिए। जीविका योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है जीविका योजना के बारे में क्या कि इसे बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत वर्ष 2006 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है यह जीविका योजना के बारे में। यह एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रम है, ऐसा बोला जा रहा है। तो याद रखना है दोस्तों यह विश्व बैंक और बिहार सरकार द्वारा समर्थित एक कार्यक्रम है। किसके द्वारा? तो यह है WB के द्वारा, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, न कि एशियाई बैंक के द्वारा। यह कार्यक्रम सामुदायिक निवेश निधि के रूप में लघु वित्त पोषण प्रदान करता है, बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत समाज के किन किन सुभेद वर्गों का सशक्तिकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो याद रखना है सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत किसका लक्ष्य रखा गया है इसमें? तो अत्यंत गरीब परिवारों को इसमें टारगेट किया गया है सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो याद स्टार्ट किया गया था 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में वर्ष 2022-23 में रोजगार की मांग करने वाले मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों का प्रतिशत सर्वाधिक था? यह क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा अररिया। कौन सा हो जाएगा? अररिया दोस्तों,
इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। नेक्स्ट है, आप देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा अच्छा इसमें सवाल दिया गया है, इसलिए मैं इस सेट को करा रहा हूँ। काफी अच्छे अच्छे सवाल इसमें दिए गए, एकदम ढूंढ ढूंढ कर दिया गया है सवाल, जिनके एग्जाम में आने की, आपको क्या लगता है कि एग्जाम में इनके आने की संभावना नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों, काफी अच्छा सवाल कलेक्ट किया गया है दृष्टि आईएएस के द्वारा। पंचायती राज संस्थानों के निम्नलिखित में से किस स्तर पर वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक व्यय हुआ है? तो सबसे अधिक जो व्यय हुआ है दोस्तों 2022-23 में, वह किस पे हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों ग्राम पंचायत पर। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ है? तो यह जिला कौन सा है दोस्तों? तो यह जिला है नवादा जिला। नवादा जिला को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 दिया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाग सबसे अधिक शहरीकृत है? तो सबसे अधिक शहरीकृत कौन सा प्रभाग है? बोलने की जरूरत नहीं, यह कौन सा है? यह पटना। वर्ष 2019 में शुरू हुई पटना मेट्रो रेल परियोजना में केंद्र सरकार का योगदान कितना है? तो इसमें जो केंद्र सरकार का योगदान है वह कितना है, याद रखेंगे। इसमें केंद्र सरकार का योगदान है 20%, मात्र 20% है केंद्र सरकार का योगदान। और 60% व्यय का जो वहन सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण, जिससे जीका के नाम से जाना जाता है, उसका है। 20% है राज्य और केंद्र सरकार का, और 60% है जीका का। ठीक है, याद रखेंगे। 31 मार्च 2023 तक बिहार में बैंक शाखाओं के क्षेत्रवार वितरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बिहार की कुल बैंक शाखाओं के संदर्भ में संख्या सर्वाधिक है, ये बोला गया है। बिल्कुल सही है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार की कुल बैंक शाखाओं के संदर्भ में संख्या सर्वाधिक है। मार्च 2021 से ग्रामीण बैंक शाखाओं की हिस्सेदारी में कमी आई है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 मार्च 2023 तक क्रेडिट लिंक वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान क्या है? अच्छा है सवाल। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसका स्थान तीसरा है, यानी तृतीय है। क्रेडिट लिंक वाले स्वयं सहायता समूह की संख्या के मामले में बिहार जो है दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है। 31 मार्च 2023 तक बिहार में बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि बिहार की बैंकों में से लघु वित्त बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सर्वाधिक है। यह कहा जा रहा है कि बिहार की बैंकों में से लघु वित्त बैंकों की जो एनपीए परिसंपत्तियां, मतलब एनपीए सर्वाधिक है, ये बोला गया है। तो याद रखना कि राज्य में कुल अग्रिमों के लघु वित्त बैंकों का बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन वर्ष 2022-23 में उनकी अनिष्पादित परिसंपत्तियां सबसे कम है, तो यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। बिहार में बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए में वर्ष 2019-20 से लगातार सुधार हुआ है। ये आपसे बोला जा रहा है कि 2019-20 से लगातार सुधार हुआ, तो बिल्कुल यह सही स्टेटमेंट है। बिहार की कुल बैंकों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां सबसे कम है। यह बोला जा रहा है कि सबसे कम है गैर निष्पादित बैंक, मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियां जो है सबसे कम है, ये कहा जा रहा है। तो याद रखना है यह सबसे ज्यादा है, ना कि सबसे कम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, 31 मार्च 2023 तक बिहार में निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता वाले क्षेत्र में सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, यह आपसे बोला गया है। तो यह किस में है दोस्तों? तो यह है हमारा कौन सा? कृषि है। सबसे ज्यादा है एनपीए किसमें? तो प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, तो वह है कृषि। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा का पर व्यय जो खर्च हुआ है वर्ष 2005-6 से 10 गुना से अधिक बढ़ा है स्वास्थ्य और शिक्षा पे। ठीक है, और सेकंड है कि सामाजिक क्षेत्र पर प्रति व्यक्ति व्यय बढ़कर वर्ष 2022-23 में कितना हो गया? 7,014 रुपए हो गया, यह आपसे कहा जा रहा है।
तो अगर हम देखें यहाँ पर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 और 2 बिल्कुल सही है कि व्यय कितना बढ़ा 2005 से 10 गुना बढ़ गया, और सामाजिक क्षेत्र पर प्रति व्यक्ति व्यय बढ़कर जो है 2022 इसमें कितना हो गया 7,014 रुपए हो गया। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि क्या रही, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो बिहार की जो जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी दोस्तों, वह कितना है, याद रखना है 25.4% रहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है बीपीएससी में सवाल। बिहार की जनसांख्यिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व का लगभग 3 गुना है। बिहार का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है, यह बोला गया है। बिहार का बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, और भारत की तुलना में बिहार में शहरीकरण का स्तर जो है दोस्तों, शहरीकरण का स्तर निम्न है, यह बोला गया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत के जनसंख्या घनत्व का लगभग जो है दोस्तों 3 गुना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो बिल्कुल सही है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है भारत के जनसंख्या घनत्व का लगभग कितना है, यह 3 गुना है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है बिहार का, तो 1106 है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यह 382 है दोस्तों, याद रखें, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार का जनसंख्या घनत्व है। बिहार का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से अधिक है, यह स्टेटमेंट गलत दिया गया है। बिहार का जो लिंगानुपात है वो है 918, और भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है 943। तो ये कम ही है ना, अधिक नहीं है, तो गलत है ये। बिहार का बाल लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो यह बिल्कुल सही है। बिहार का बाल लिंगानुपात है 935, और राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, तो यह है 919। तो अच्छा कंपैरिजन है, काफ़ी सारे सवाल यहाँ पर 2011 के जनगणना से आपके सॉल्व हो जा रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 3 तो सही हो गया। पूर्व भी देख लेते हैं, भारत की तुलना में बिहार में शहरीकरण का असर जो है निम्न है, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 3 और 4। वर्ष 2020 में बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कुल प्रजनन दर कितनी थी, कुल प्रजनन दर था दोस्तों 3.1, कितना था 3.1% था, तो कुल प्रजनन दर। राइट आंसर होगा ए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिशत कितना है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, कितना प्रतिशत जो जनसंख्या है वो कार्यशील है, तो 53.5% जो जनसंख्या है वो कार्यशील है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में शुरू किया गया था। तो यह जो है स्टेटमेंट गलत है। यह जो योजना है यह कब 2010 में नहीं बल्कि कब स्टार्ट किया गया था, 2005 में स्टार्ट किया गया था। यह पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, तो यह भी बिल्कुल सही है। यह पूर्ण रूप से जो है केंद्र द्वारा प्रायोजित परियोजना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार की साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल कितना है, तो लैंगिक अंतराल याद रखना है आपको, यह कितना है 20.1% है लैंगिक अंतराल। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने कितने मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की है, तो कितने मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने, तो 17 मेगा डाइवर्स देशों की पहचान की है। और इन 17 देशों का जो नाम है दोस्तों वो दिया गया है पीडीएफ में, आप पीडीएफ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेंगे और वहां से इसका डिटेल देख लेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो यह पारित हुआ था 1972 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अति संकटग्रस्त प्रजातियों के मानदंड के अंतर्गत शामिल है, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा क्या, कौन कौन सा, तो यह है दोस्तों ब्राउन बियर, मालाबार सीवेट और पिग्मी हॉग। 1 2 3 ये नहीं है, हिमालय मस्क डियर, यह अति संकटग्रस्त प्रजातियों के मानदंड में शामिल नहीं है, हिमालय मस्क डियर, बाकी सब शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है, केंचुआ को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पवित्र उपवन पाए जाते हैं, तो पवित्र जो उपवन है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है, यह सवाल पूछा गया है। तो पवित्र जो उपवन है वह पाया जाता है मेघालय के खासी और जयंतिया पहाड़ी में और राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में।
उत्तर भारत के सिंधु गंगा मैदान में नहीं पाया जाता है, और साथ ही साथ उड़ीसा के संबलपुर में भी यह नहीं पाया जाता है। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह है राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता हानि का परिणाम नहीं है? तो जैव विविधता हानि का परिणाम कौन सा नहीं है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं। पौधे और वन जीवों का विलुप्त होना, यह तो है ही। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यह भी है। पौधे की उत्पादकता जैसी कुछ पारिस्थितिकी तंत्र प्रक्रियाओं में परिवर्तनशीलता में वृद्धि, यह भी है। जैव विविधता में हानि नहीं पूछा गया, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रजाति की अद्वितीय कार्यात्मक भूमिका या स्थान का वर्णन करता है? यह आपसे पूछा गया सवाल, राइट आंसर हो जाएगा यह है निकेत। कौन सा है? निकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा लेंटिक जल का उदाहरण है? तो लेंटिक जल का उदाहरण कौन सा है? लेंटिक जल का अर्थ क्या होता है, यह पहले जान लेते हैं। तो लेंटिक जल का अर्थ होता है स्थिर जल। अब स्थिर जल आपको कहाँ पर मिलेगा? तो स्थिर जल आपको मिलेगा दोस्तों कहाँ पर? तो यह मिलेगा तालाब में, दलदल में एवं झीलों में। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, ऊर्जा पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऊर्जा पिरामिड उष्मागतिकी के नियमों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है। यह पिरामिड हमेशा सीधा होता है, जिसके नीचे एक बड़ा आधार वर्ग होता है, तो बड़ा ऊर्जा आधार होता है। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही है। फिर है सहोपकारिता। सुमेलित सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। जैव अंतःक्रिया के प्रकार दिया गया। सहोपकारिता, तो सहोपकारिता में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सहोपकारिता में होता है दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, बिल्कुल सही है। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है? अंतःक्रिया से दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है प्रतिस्पर्धा में, तो यह भी बिल्कुल सही है। अंतरजातीय परजीविता, एक प्रजाति को लाभ होता है, दूसरी को नुकसान होता है। अंतर जातीय परजीविता में तो एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। एक को अंतर जातीय परजीविता में क्या होता है दोस्तों कि एक प्रजाति को इसमें नुकसान होता है और दूसरा उससे अप्रभावित रहता है, यानी उसको कुछ नहीं होता है। यानी नुकसान एक ही को होता है, दूसरे को कुछ नहीं होता है। तटस्थता में क्या होता है? किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तटस्थता का यही अर्थ ही होता है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? तो तीन सुमेलित नहीं है, केवल तीन सुमेलित। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट सहोपकारिता, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, तो ये तो सही है। प्रतिस्पर्धा, अंतःक्रिया से दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है, अंतःक्रिया दोनों प्रजातियों, सही है। एक्चुअली यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित होना चाहिए था दोस्तों, यहाँ पर सही कर लीजिए। इसका राइट आंसर जो दृष्टि में दिया गया वो सी है। तो सी किसके अकॉर्डिंग है? जब यहाँ सही होगा तब 1, 2 और 4 किस अकॉर्डिंग है? ये तीनों सही दिया गया, तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1, 2, 4 सुमेलित है। यहाँ पर ये पूछना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन नहीं लिखा गया है यहाँ पर। राइट आंसर होगा इसका सी। निम्नलिखित में से जलीय जीवों के किस समूह में से ऐसे जानवर शामिल हैं जो तैराक हैं? ये आपसे पूछा गया कि कौन से जीव तैराक हैं। राइट आंसर हो जाएगा नेक्टेन। फोटिक जोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फोटिक जोन पूछा गया है, राइट आंसर क्या होगा? यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की ऊपरी परत है जहां तक प्रकाश प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में केवल श्वसन क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया नहीं बल्कि फोटोसिंथेसिस की भी क्रिया होती है यहाँ पर। राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। अमीनपुर झील, जिसे जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत देश में पहली जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। तो यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है अमीनपुर झील। प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही कथन आपसे पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना है कि यह उथले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां समुद्र का जल स्वच्छ एवं ठंडा होता है। यह स्टेटमेंट जो है इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रामसर सूची के एक भाग के रूप में बनाया जाता है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, क्या यह सही है? ठीक है, तो बिल्कुल सही है। लोकटक झील और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भारत में एकमात्र मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड स्थल है, तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक में सम्मिलित प्रदूषक है? तो मतलब वायु
प्रदूषक हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा वायु प्रदूषक है इसमें। तो अगर हम बात करें इसकी तो कौन कौन सा है, तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह है ओजोन है इसमें शामिल। और कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड है, सीसा है, केवल ये शामिल है, मीथेन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। तो मीथेन वायु प्रदूषक नहीं है, याद रखेंगे। ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, सीसा और भी बहुत सारा है, जैसे सीसा हो गया, बेंजीन हो गया, बेंजोपाइरिन हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकेल हो गया, ये सब हैं दोस्तों। PM10 है, PM2.0 है, SO2 है, NO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, NH3 है, ओजोन है, सीसा है, बेंजीन है, बेंजोपाइरिन है, आर्सेनिक है, निकेल, ये सब वायु प्रदूषक हैं दोस्तों। गंगे गंगा डॉल्फिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह केवल स्वच्छ जल में पाया जाता है, गंगा डॉल्फिन, ये बोला गया, बिल्कुल सही है, स्वच्छ जल में पाया जाता है। और वर्ष 2019 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अभी कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है, प्रजातियों की विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बढ़ती जाती है। तो यह स्टेटमेंट क्या दिया गया, यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया है। भूमध्य रेखा पर विविधता सबसे ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया। जब ये गलत हो गया तो जाहिर सी बात है कि यह सही होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्य प्रकाश की उपलब्धता अधिक होती है, जो उत्पादकता वृद्धि में योगदान करता है, कारण सही दिया गया है। जैव विविधता की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यह सवाल पूछा गया। तो जैव विविधता की जो अवधारणा है सर्वप्रथम किसके द्वारा जो है दोस्तों प्रतिपादित किया गया था, तो वाल्टर जी रोसेन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत की देशांतरीय और अक्षांशीय सीमा लगभग 20 डिग्री है। तो लगभग 20 डिग्री का नहीं अंतर है, कितना डिग्री का अंतर है आपने पढ़ा होगा। तो लगभग जो है दोस्तों इसमें कितना डिग्री का अंतर है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है, 30 डिग्री, सॉरी परसेंट में लिख रहा हूँ। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय के लिए मानक मध्याह्न रेखा के रूप में चुना गया, बिल्कुल सही। यह स्टेटमेंट गलत है। 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल सही होगा। एलिनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म समुद्री धाराओं की उपस्थिति है, ये कहा जा रहा है, बिल्कुल सही है ये तो। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम या कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही, राइट आंसर हो जाएगा सी। ग्रीनविच या उत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है? तो याद रखना ये पुर्तगाल से तो नहीं गुजरता है, पुर्तगाल कट गया, चौथा ऑप्शन कट गया हमारा। अब ये संयुक्त राज्य यानी ब्रिटेन से गुजरता है, फ्रांस से गुजरता है, स्पेन से गुजरता है, अल्जीरिया से गुजरता है, बुर्किना फासो से गुजरता है, घाना से गुजरता है। ठीक है, तो इन देशों से होकर गुजरता है, क्रम जो है दोस्तों दिया गया है PDF में, वहां से आप पढ़ लेंगे। राइट आंसर की अगर बात करें तो 115 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि ये मणिपुर से होकर नहीं गुजरता, तो फोर जहां पर भी ऑप्शन है उड़ा दीजिए, फोर यहाँ पर है, फोर यहाँ पर है, गलत हो गया। कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, तो याद रखना है झारखंड है। ठीक है, झारखंड के बाद कौन सा है, तो झारखंड के बाद आपको याद रखना है दोस्तों कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। उड़ीसा से भी नहीं होता है। ठीक है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान भी होगा, छत्तीसगढ़ भी होगा, त्रिपुरा। राइट आंसर हो जाएगा 116 का बी। 8 राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों, याद रखेंगे। और झारखंड का जो झारखंड की जो राजधानी है दोस्तों एकदम कर्क रेखा पर है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन सा राज्य म्यांमार से लगा हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य जो हैं दोस्तों म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जिसमें से सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा राज्य करता है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा 117 का क्या दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है वायुमंडल की परतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पृथ्वी का ओजोन परत क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है दोस्तों क्षोभ मंडल में नहीं बल्कि किस मंडल में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है समताप मंडल में, न कि क्षोभ मंडल में। 118 का फर्स्ट तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया।
सौरमंडल की ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है, बिल्कुल सही है। राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 इसमें सही दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोयला क्षेत्र, रानीगंज जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कोरबा जो है दोस्तों, कोरबा कहाँ पर है, तो कोरबा है छत्तीसगढ़ में। गिरिडीह कहाँ पर है और सिंगरौली कहाँ पर है, ये आपसे सवाल पूछा गया। तो गिरिडीह जो है दोस्तों यह है झारखंड में, और सिंगरौली जो है दोस्तों यह कहाँ पर है, तो यह है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए का क्या हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 3। तो 4213, तो 4213 किस में है, तो यह है ऑप्शन ए में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो महिला साक्षरता दर यह है दोस्तों, यह है 65.46%। कितना, 65.46% है। भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी वह मूल्य, वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किसानों को देना होता है, ठीक है। बिल्कुल यह स्टेटमेंट सही है। भारत ने वर्ष 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का लक्ष्य घोषित किया है। तो याद रखना है 2030 के बजाय यह कितना लक्ष्य है, 2025-26 तक 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में, ठीक है। यह स्टेटमेंट गलत दिया गया, केवल एक सही है। सामुद्रिक विधि के अनुसार अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें क्या होता है, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र अपनी आधार सीमा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक समुद्रभिमुख विस्तृत होता है। अनन्य स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। भूप्रॉपर्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह प्रकृति में भंगुर है, यह बोला जा रहा है भूप्रॉपर्टी के बारे में, बिल्कुल सही है। महासागरों में भूप्रॉपर्टी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, बिल्कुल सही है। महासागरों में अगर हम बात करें तो इसकी मोटाई औसत कितना है, तो 5 किलोमीटर है, और महाद्वीपों में कितना है, तो यह लगभग 30 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों सही हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, और ये जो है दोस्तों 69 बीपीएससी में ये सवाल इस टाइप का आ गया था। तो आप देखिए कितना अच्छा सवाल है। कोकस प्लेट, तो कोकस प्लेट किसके किसके बीच में है, ये आपसे बोला जा रहा है। तो कोकस प्लेट जो है यह, थोड़ा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ, यह है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। नाजका प्लेट की बात करें तो नाजका प्लेट जो है दोस्तों, नाजका जो प्लेट है वह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है नाजका प्लेट। कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन जो प्लेट है वह फिलीपीन और भारतीय प्लेट के बीच है। और जुआन डी फूका जो प्लेट है वह उत्तरी अमेरिका प्लेट के पश्चिमी पूर्व में है। तो कोकस प्लेट याद रखना है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। नाजका जो प्लेट है वह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। कैरोलिन प्लेट है फिलीपीन और भारतीय प्लेट के बीच। और जुआन डी फूका प्लेट जो है उत्तरी अमेरिकी प्लेट के पश्चिमी पूर्व में। ए का हो जाएगा क्या दोस्तों 4, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा 3। 4 1 2 3 किसमें, तो यह है ऑप्शन बी में। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझा नहीं करती है, तो केन्या, युगांडा और तंजानिया इसके साथ साझा करती है। कांगो के साथ यह अपनी सीमा साझा नहीं करता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में चक्रवात रेमेल जन समाचारों में रहा। रेमेल नाम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा प्रदान किया गया था, तो यह प्रदान किया गया था ओमान के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा 126 का, 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पृथ्वी की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मेंटल के ऊपरी हिस्से को स्थल मंडल कहा जाता है, तो मेंटल के ऊपरी स्थल को स्थल मंडल कहा जाता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल गलत है। मेंटल के ऊपरी हिस्से को जो है दोस्तों स्थल मंडल नहीं कहा जाता है, बल्कि इसे कहा जाता है स्टेनोस्फेयर यानी दुर्बलता मंडल कहा जाता है, ठीक है। कोर बहुत भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल और लोहे से बना है, तो यह बिल्कुल सही है। अंदर का इसका जो भाग है दोस्तों वो कैसा है, अंदर का भाग जो है वह ठोस है, ठीक है। और बाहरी भाग जो है दोस्तों इसका कैसा है, तो बाहरी भाग इसका लिक्विड के फॉर्म में कोर का। राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा है, तो यह है मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, ठीक है। 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 128 का मैंने गलत बता दिया। इसका राइट आंसर 128 का क्या होगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी कौन सा है, तो यह है ज्वालामुखी कुंड। कौन सा है, ज्वालामुखी कुंड है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एशिया में नहीं है,
तो एशिया में कौन सी नदी नहीं है, तो याद रखना है एशिया में कौन सी नदी नहीं है, तो ऑरेंज नदी जो है एशिया में नहीं है। यह जो है दोस्तों साउथ अफ्रीका की नदी है ऑरेंज नदी। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, कौन सा हो जाएगा, तो यह है अफगानिस्तान। राइट आंसर 130 का क्या हो जाएगा, सी। पश्चिमी घाट से उद्गमित होने वाली नदियां उदाहरण है, तो याद रखना है कौन सा है इसका उदाहरण। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर अपवाह प्रणाली। क्या हो जाएगा, समानांतर अपवाह प्रणाली का उदाहरण है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, यह है गुजरात। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, तो यह है गुजरात। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक पतन नहीं है, प्राकृतिक पतन नहीं है, यह आपसे सवाल पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई पोर्ट। जबकि मुंबई पतन, कोची पतन और मारमा गोवा पतन, 3 सवाल फिक्स है हो गए यहाँ से। मुंबई पतन प्राकृतिक पतन है, मारमा गोवा जो कि गोवा में है ये भी प्राकृतिक पतन है, और कोची जो पतन है दोस्तों यह भी प्राकृतिक पतन है। चेन्नई पतन जो है वह प्राकृतिक पतन नहीं है। निम्नलिखित में से किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, कौन सा है, तो गोगला समुद्र तट को है जो कि दमन और दीव में है, बिल्कुल सही है। कोवलम समुद्र तट को भी है। ठीक है, किसको नहीं है ये आपसे पूछा गया है, तो तारकर्ली समुद्र तट को प्राप्त नहीं है, और थारंगम बाड़ी समुद्र तट को यह प्राप्त नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 2 और 4। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो चोड़ाबाड़ी, चोड़ाबाड़ी जो हिमनद है दोस्तों वह कहाँ पर है, तो चोड़ाबाड़ी जो हिमनद है वह कहाँ पर है, तो चोड़ाबाड़ी जो हिमनद है यह उत्तराखंड में है। जेमू जो हिमनद है वह सिक्किम में है। ठीक है, जेमू हिमनद कहाँ पर है, सिक्किम में है। और रोंगबुक हिमनद, रोंगबुक जो हिमनद है दोस्तों वह कहाँ पर है, याद रखना है, तो यह तिब्बत में है। और नुब्रा हिमनद कहाँ पर है, तो यह लद्दाख में है। तो ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, सी का हो गया 1 और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों 4। 3 2 1 4, 3 2 1 4 किसमें, तो यह ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है बुग्याल क्या है, तो पश्चिमी बुग्याल आप लोग जानते होंगे, बुग्याल और प्यार। तो उच्च उन्नतांश वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है। 136 का डी राइट आंसर हो जाएगा। कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है, तो कांगड़ा जो विश्व प्रसिद्ध जो कांगड़ा घाटी है दोस्तों वो किसका हिस्सा है, ये सवाल है। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय या हिमाचल का हिमाचल का हिस्सा है, तो हिमाचल। ठीक है, याद रखेंगे दोनों नाम। प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नर्मदा सबसे बड़ी दाहिनी दाहिनी ओर से बहने वाली नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है दोस्तों गलत दिया गया है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय जो नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, तो ये दाहिनी ओर नहीं होगा, ये तो स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत दिया गया है। नेक्स्ट है गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी और यह अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में नहीं बल्कि बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। ना तो 1 ना तो 2, राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार रेगिस्तान के लिए सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, 139 का राइट आंसर की बात करें तो यह मरुस्थल हरियाणा, पंजाब और गुजरात और मध्य प्रदेश तक विस्तृत है, यह स्टेटमेंट गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मरुस्थल त्रिभुज में शामिल नहीं है, तो याद रखना है नागौर जो है दोस्तों इसमें शामिल नहीं है मरुस्थल त्रिभुज में, जबकि जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर इसमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो डाल्टनगंज है, मयूरभंज है, केंदुझाड़ है और कटनी। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको पहचानना है। तो डाल्टनगंज कोयला के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। मयूरभंज जो है लोहा, तांबा और निकेल के लिए फेमस है, ना कि जस्ता के लिए। केंदुझड़ जो है मैंगनीज के लिए फेमस है, बिल्कुल सही है। और कटनी जो है बॉक्साइट के लिए फेमस है, यह भी सही है। ठीक है, गलत कौन सा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत विकास के निम्नलिखित में से किस चरण किस चरण में स्थित है, तो विकास के किस चरण में है, तो तृतीय चरण में है भारत। नेक्स्ट, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए और उन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में अनुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा गडजात की पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा नल्ला मल्ला की पहाड़ी और सबसे लास्ट में हो जाएगा जावरी पहाड़ी।
तो 4 1 फिर हो जाएगा 3 2, तो 4 1 3 2, तो ये किस में है, तो ये 143 का राइट आंसर हो जाएगा बी। भारत में जनजातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है, ये बोला गया है। तो बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है। भील सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, इसके बाद गोंड का स्थान है, तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, तो सेला सुरंग तो सभी को मालूम होगा, अरुणाचल प्रदेश, तो सी का तीसरा एक ही ऑप्शन में आप देख लीजिए, यहीं से ऑप्शन छट जा रहा, सी का ये यहीं पर है, बाकी देखने का जरूरत भी नहीं। तो सेला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। बाकी सबको भी देख लेते हैं। गोरम घाट दर्रा, तो गोरम घाट दर्रा कहाँ पर है? तो गोरम घाट जो दर्रा मुझे नहीं मालूम था कहाँ पर है, लेकिन ये राजस्थान में, याद रखना है। असीरगढ़ दर्रा कहाँ पर है? तो असीरगढ़ दर्रा जो है दोस्तों यह कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में। और मुलिंग दर्रा कहाँ पर है? तो यह है उत्तराखंड में, राइट आंसर हो जाएगा डी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको पहचानना है दोस्तों कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आवरण है, इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय चोटी राज्य सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो जिंग जिंद गड़ा चोटी जो है दोस्तों उड़ीसा उड़ीसा में नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है, गुरु शिखर राजस्थान में है, और अनाईमुड़ी केरल में, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कितना है? 1106 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, हम लोग देख चुके हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और ये आज के डिस्कशन का हमारा जो है दोस्तों लास्ट भी सवाल है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह राज्य कौन सा है? तो यह जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, तो यह है सिक्किम का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो आप वहाँ से जाकर इस वीडियो की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।